क्वेश्चन नंबर लास्ट कहाँ तक हुआ था? ये हो गया था 26 हो गया था, 27 नहीं हुआ अभी। 27 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको मैंने बताया था, सॉरी, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसको ध्यान से देखना जरा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। इन जनरली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे। जिसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, एक तो आपको मैंने क्या बताया, जैसा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होता है, लेकिन जब आप ऐसे इस टाइप के कंपाउंड देखते हो जहां पे सब कुछ सेम है, जब सब कुछ सेम है तो आपको क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट के लिए सिमेट्रिकल देखना है, ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ आप लोग कि इनमें से आप कौन सा आंसर टिक करोगे? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा पहले ये बता दो, 1 2 3 में से। आपको एक चीज मैंने बता दी है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? हाँ, इज इट रिलेटेड टू, हाँ, ऑर्थो मेटा पैरा नहीं, इन जनरल में भी। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे। जिसका भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पोलैरिटी पे इन जनरल, ठीक है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो अगर आपको सब कुछ सेम दिख रहा है जैसे इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे या पोलैरिटी पे। जिसकी ज्यादा पोलैरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, जबकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से यामिनी ने आंसर सही बताया इसका, थर्ड वन, क्योंकि थर्ड वन सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। देखो अगर आप इसे 20 से कट करोगे दो इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, तो इसीलिए जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसके बेस पे अगर हम देखते हैं तो जो थर्ड वन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, देखो इसका ऑर्डर उसमें बताना रह गया था। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा पैरा होता है, फिर ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो होगा, फिर मेटा होगा, फिर पैरा होगा। इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट का देखना है तो मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर सॉरी पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। और बॉइलिंग पॉइंट में अगर सबसे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। पैरा सबसे कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का जो डायपोल मोमेंट है या पोलैरिटी वो जीरो हो जाती है। जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इसकी पोलैरिटी जीरो हो जाती है, इसीलिए ये लास्ट में आ जाता है। ओके चलो अब बता देते हैं, 24 के बाद 25 भी बता देंगे। तो अब बताओ इसका आंसर कौन सा टिक करोगे आप 27 का? 27 के लिए कौन सा आंसर टिक करोगे? ओके, हेमंत, अंबिका एंड यामिनी। तो इसका आंसर है जो वो आपने
हाँ लगभग डी इसका आंसर है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया था, देखो ऑर्थो पहले, पैरा, ऑर्थो, फिर मेटा। देखो आपको मैं एनसीईआरटी में भी इसको बता देता हूँ, अगर ये एनसीईआरटी मेरे पास होगी अभी, एक मिनट में चेक करके आपको बताता हूँ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में भी आपको बता देता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी में आपको, जब आपने फिजिकल स्टेट पढ़ा होगा, तो फिजिकल स्टेट में मैंने आपको ये देखो, जब आप फिजिकल स्टेट पढ़ोगे इसमें, तो फिजिकल स्टेट में देखो यहाँ पे, जब आपने ये देखा, देखो मेल्टिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट में देखो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, ऑर्थो की वैल्यू सबसे, सॉरी पैरा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर देखो ऑर्थो की वैल्यू ज्यादा है, और फिर मेटा की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, मेटा की वैल्यू सबसे कम हो गई मेल्टिंग पॉइंट में। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा हो गया, सॉरी सबसे ज्यादा हो गया इसमें ऑर्थो। उसके बाद फिर होना चाहिए था मेटा और पैरा, लगभग लगभग आपस में बराबर ही है दोनों के दोनों, ऑर्थो पैरा मेटा लिखा है इसमें। ठीक है, पोलैरिटी बल्कि इसकी 0 होती है, तो ये लास्ट ही होना चाहिए, इसका ऑर्थो मेटा पैरा ही होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको इसमें दिया हुआ, देखो एनसीईआरटी है जो इसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है। और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी के लिए कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर हो गया, और ये आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में जनरली हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गए थे, 25 पे आते हैं अब। 25 है जो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया था, 25 का हमने कर लिया था कल। 25 में सी आंसर था। ठीक है, ये मैंने राइटर को भी भेज दिया है उनको कि ये आपने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। तो ये जो आपका ये वाला ऑप्शन उसने दिया था ये गलत है, इसका आंसर कौन सा होना है, ये वाला। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो उतना उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर है। 26 भी हमने कल कर लिया था। 26 में डेंसिटी है, डेंसिटी में देखो एक Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे Cl और Br है, तो ये भी हमने कर लिया था कि जो Cl और Br है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो फोर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फिर 2 Cl है तो उसकी, यानी थर्ड वन की, उसके बाद फिर एक ही Cl है तो सेकंड वाले की, और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाले की डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी में जितने हेलोजन के लिए देखो आई की डेंसिटी सबसे ज्यादा, यही चीज तो हम देख रहे थे यहाँ पे, आई, उसके बाद फिर Br, फिर Cl और फिर F। तो इस तरीके से डेंसिटी का ये ऑर्डर है। ठीक है, तो जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद 27 अभी हमने कर ही लिया। अब आते हैं हम 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन, 28 भी मैंने ख्याल से अच्छा हुआ होगा, नहीं होगा पता नहीं। इसमें देखो कह रहा है, अभी मैंने आपको कहा था देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और लीस्ट सॉलिबिलिटी को छोड़ दो आप, इसमें देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें से ऑर्थो, पैरा, मेटा या क्लोरोबेंजीन, आप कौन सा आंसर टिक करोगे इसमें से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस चीज पे डिपेंड करेगा। ओके यामिनी, और इसके अलावा हेमंत, ओके। देखो मेल्टिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था, अगर मेल्टिंग पॉइंट में आपको सब एक जैसे लग रहे हैं तो हमें क्या चीज को देखना है। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट में सब एक जैसे लग रहे हैं तो उसमें हमने क्या चीज को ऑब्जर्व करना है, ये आपको मैंने अभी बताया कुछ टाइम पहले।
ओके अंबिका, ओके तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर यामिनी ने सही दिया आंसर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका ज्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो का ज्यादा होता है मेटा एंड पैरा से। ठीक है, ऑर्थो का ज्यादा, सॉरी पैरा का ज्यादा होता है ऑर्थो एंड मेटा से। तो इसीलिए जो पहला पैरा क्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। सीधी सी बात है, देखो ये Cl है और दूसरा Cl है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हो गए। ये बीच से कट करोगे तो सिमेट्रिकल हो जाता है, तो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी है जो इसका वो राइट आंसर है। तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो इसमें पैरा वाला सही आंसर होगा। अब अरेंज द फॉलोइंग, देखो फिर डेंसिटी के टर्म्स में बोल दिया है तो बहुत आसान सा है। पहले वाले में लिखा उसने CS2Cl2, दूसरे में लिख दिया CsCl3 और तीसरे में CCl4। बताओ कौन सा ऑर्डर सही होगा, 1, 2 और 3 में से ऑर्डर किसका सही है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अंबिका, ओके, हेमंत, ये तो पहले देखो खुद आप ट्राई करके देखो। जब मैंने आपको पहले ही भेजा हुआ तो उसके सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करें, फिर आपको ये लगेगा हाँ आपको कौन सी चीज आ रही है कौन सी नहीं आ रही। यामिनी बताओ, यामिनी, सुमित, ओके यामिनी एंड सुमित। सुमित चलो मैं बता देता हूँ एक बार आपको आंसर। देखो डेंसिटी में देखो जितने हेलोजन नंबर ज्यादा होंगे, जितने हेलोजन नंबर ज्यादा होंगे उतना उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें 4 हेलोजन है, देयर आर 4 हेलोजन, देयर आर 3 हेलोजन, देयर आर 2 हेलोजन। तो सीधी सी बात है आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर है जो इसमें से सही लग रहा है आपको, तो ये यामिनी ने और किसने दिया इसका आंसर सही, यामिनी प्लस, अच्छा यामिनी ने, हेमंत ने इसका आंसर सही दिया है, हेमंत। ठीक है, इसका आंसर हेमंत ने सही दिया है। देखो थर्ड, सेकंड एंड वन। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जितना हेलोजन एटम ज्यादा होंगे उतना उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सीधी सी बात है। Cl का कितना होता है 35.5 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है 35 और H का होता है 1। अब आपको बताओ कौन भारी होगा ज्यादा, ठीक है, और C का होता है 12। तो जितना Cl ज्यादा होगा उतना क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, उतना वो भारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, यानी 29 का आंसर हो गया डी। 29 का आंसर डी। क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं होगी उससे पूछ लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, ध्यान रखना। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दे दी है और इसमें एल्कोहलिक केवच दे दिया, बोला बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो मैंने एल्कोहलिक वाला कई बार आपको करवाया था, CH3 CH CS2 CS3, इसमें Br लगा हुआ है। अब आपको एल्कोहलिक केवच से, तो एल्कोहलिक केवच करता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब हेलोजन होगा, हेलो एल्केन होगा, तो उसमें एल्कोहलिक केवच करेगा क्या, ठीक है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ इसका आंसर। ये तो हमने कई बार क्वेश्चन किया हुआ है, कई बार। हाँ बिल्कुल सही कहा हेमंत ने। तो इसका आंसर बताओ, एक्यूरेट आंसर क्या होगा, अंबिका, ओके। और इसके अलावा कोई आंसर, हेमंत, ओके। और यामिनी, सुमित, एल्कोहलिक केवच क्या करेगा अगर हेलो एल्केन है तो, हेलो एल्केन है तो एल्कोहलिक केवच करता क्या है,
तो ये वाला जो आंसर है इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये भी मैंने बुक जो राइटर है उससे लिख दिया है इसमें। ये वाला कोई भी आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें लगता है जब ये जो देगा ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो जनरली कौन सा रूल फॉलो होता है? सर्जेफ रूल फॉलो होता है। सर्जेफ रूल फॉलो होता है, सर्जेफ रूल। और सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा हाइड्रोजन निकलना चाहिए? ये वाला हाइड्रोजन निकलना चाहिए। HBr यहां से निकल जाना चाहिए, और डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहिए? इन दोनों के बीच में। ये C डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये होना चाहिए था। तो इसका आंसर होता है ब्यूट 2इन। इसमें से कोई भी ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसके सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो कई बार बुक भी मिस्टेक करता है, कोई चीजें रिटर्न में हो सकता है यहाँ पे ब्यूट 2इन लिखा होगा, तो जिसने प्रिंट किया होगा या राइट किया लिखा होगा उसमें कई बार गलती हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल, ये सर्जेफ रूल को फॉलो करेगा, और जब सर्जेफ रूल को फॉलो करेगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? जिधर मोर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो कार्बन एटम किधर की साइड है? मिडिल वाले में ज्यादा है। देखो एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा HBr, तो इसीलिए डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एल्कोहलिक केवच के साथ, तो इसमें बनना चाहिए ब्यूट 2इन, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? कभी भी ध्यान रखना, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा रूल फॉलो होता है? सर्जेफ रूल फॉलो होता है, सर्जेफ रूल। और सर्जेफ रूल क्या कहता है? जैसे ये आपके पास है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो अगर आपको HBr को निकालना है या HCl को एलिमिनेट करना है तो कहता है कि दो ऑप्शन आपके पास, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन सर्जेफ कहता है कि कहाँ से निकालो आप? 1 की साइड से निकालो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा लगे हुए हैं। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसका एक वर्ड यूज करता हो, सब्स्टिट्यूटेड। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच है, इसलिए डबल बॉन्ड किधर की शिफ्ट होगा? 1 की साइड शिफ्ट होगा, 2 की साइड शिफ्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, इस रूल को कहते हैं सर्जेफ रूल। कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि एल्कोहलिक केवच है, तो बताओ ये किस रूल पे काम करेगा? तो ये किस रूल पे काम करेगा? सर्जेफ पे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कभी भी किस पे काम करता है? सर्जेफ रूल पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 31, SN1 रिएक्शन है, तो बताओ सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? SN1। SN1 पे कौन सी चीज डिपेंड करती है, ये याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था ऑर्गेनिक थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन वाला है, अगर आप याद करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। SN1 में ओके, अंबिका, यामिनी और मेरे ख्याल से पहले किसने दिया था आंसर? हेमंत ने। हेमंत ओके, 3, और सुमित, हाँ वेरी गुड अंबिका, और सुमित आजकल आप थोड़े बिजी होंगे, चलो कोई बात नहीं, पेपर चल रहे हैं आपके, तो फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो अगर एल्काइल हैलाइड है, अगर SN1 में ध्यान रखना, अगर एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर हेलोजन की बात करेंगे, हेलोजन, तो हेलोजन में I का साइज बड़ा है तो जल्दी निकल जाएगा, फिर Br का, फिर Cl का, और सबसे लास्ट में F का, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड तो तीनों का सेम दे दिया, सबका सेम है, देखो सब में टर्सरी दे दिया उसने, तो इसकी तो झंझट छोड़ दो। जो भी सेम होता है उसे कभी मत देखो, किसको देखना है? जो डिफरेंट है। डिफरेंट कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सीधी सी बात है, डी सबसे फास्ट होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, और सबसे लास्ट में ए होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 31 का डी इज द राइट आंसर। तो सबने आपने सही दिया आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, इसको फिर सॉल्व करना, आपने इसको सॉल्व नहीं किया है, पर अब ध्यान रखो इसको, क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं, अब बिल्कुल लापरवाही मत करना। 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN2 मैकेनिज्म?
इनमें से कौन सा है जो SN2 को फॉलो करेगा, और जनरली हाइड्रोलाइज जो होता है वो SN1 को फॉलो करता है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जो SN2 को फॉलो करेगा, बताओ। SN2 को फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो नहीं करेगा। ओके हेमंत, इसके अलावा कोई आंसर? कौन सा है जो SN2 को फेवर करेगा? SN2 को देखो वही फेवर करेगा। हाँ वेरी गुड अंबिका, इसने परफेक्ट रीजन के साथ आंसर दिया, यही आना चाहिए आपको। अगर आप आंसर बताओगे विद रीजन तो आप उसमें मास्टर हो गए, फिर आपको चीजें समझ में आने लग गई। ठीक है, तो ये तभी आ सकता है जब आप उसे समझ के करते जाओगे। बिल्कुल सही आंसर बताया उसने। SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जिसका हिंड्रेंस ज्यादा होगा, कम होगा, वो SN2 को फेवर करेगा। तो इसमें सबसे कम हिंड्रेंस किसका है? 1 डिग्री का, बिल्कुल प्राइमरी है मिथाइल। इसमें छोटे 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 ग्रुप लगे हुए हैं, तो जब छोटे ग्रुप लगे हुए हैं तो ये किसको फेवर करता है? SN2 को करेगा। तो इसलिए SN1 को ना करके SN2 को फेवर करेगा। तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद करते चले जाओ उसे। देखो ध्यान रखना, SN2 में कौन सा होता है? इसमें उल्टा हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्सरी। ठीक है, एलिमिनेशन में सेम रहता है, अगर ग्रुप में लग गया तो ग्रुप में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आई का साइज बड़ा है तो जल्दी निकलेगा, फिर Cl Br F। लेकिन जब आप एल्काइल हैलाइड की बात करोगे तो इसमें प्राइमरी सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, क्योंकि छोटा साइज होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा। ठीक है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following compound will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH minus ion? रेसमिक मिक्सचर कौन बनाता है? SN1 और SN2। ध्यान रखो, पहले एक चीज समझ जाओ कि रेसमिक मिक्सचर के लिए मैंने आपको बताया था कि SN1 फेवर करेगा या SN2 फेवर करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज फिर उसकी कंडीशन क्या है, आपको लिंक जोड़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। ओके सुमित और अंबिका, इसके अलावा कोई आंसर? क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं बढ़ा पाओगे उसके पीछे लगे रहो। एक चीज को 10 बार रिपीट करो अगर आपको नहीं आती है तो। इसी चैप्टर को जब तक मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करो, चाहे कुछ भी हो, और उसे याद कर लो। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इससे अंदर ही क्वेश्चन आएगा, बाहर का बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं आने की। तो इसी को 10 बार आप याद कर दो, जो मैं रीजन भी बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड भी है सारी चीजें, तो उसको याद करो। आप लोग नहीं आता उसे दोबारा पूछ लो मुझे, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए अब की बार आप लोगों का किसी भी हालत में, और ये तभी आएगा जब आप लोग मेहनत करोगे। ठीक है, तो ओके, आप लोगों ने सबने आंसर दे दिया, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखो जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो कब बनता है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? जब SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है, और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे ये प्लेनर हो जाता है। पहले प्लेनर, अब प्लेनर से दोनों तरह की रिएक्शन हो सकती है, फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो सकती है और बैकवर्ड भी रिएक्शन हो सकती है, यानी दोनों तरह की रिएक्शन हो जाती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो जाएगी। तो फॉरवर्ड से होगी तो एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव होगा सपोज, तो बैकवर्ड से होगी तो एल हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, इन दोनों का इक्विमोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब देखो कौन सा सॉल्व करेगा इसको। पहले कार्बन को देखो, कौन सा कार्बन ये कौन सा कार्बन है? ये है आपका सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये आपका कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला कौन सा कार्बन है? आपका टर्सरी कार्बन है। और ये वाला कौन सा कार्बन? आपका प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो इसमें से अगर रेसमिक मिक्सचर को बनाना है तो इसमें आप बताओ आप कौन सा फेवर करेगा? इसमें से 33 के लिए न्यूक्लियोफिलिक, और इसमें से कौन कर रहा है? OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन। अब OH माइनस में से देखना पड़ेगा हमें कि ये OH माइनस तो होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी होता है और वीक के लिए भी होता है, लेकिन रेसमिक मिक्सचर किस कंडीशन में बनता है? केवल SN1 को फेवर करता है। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर किसे करेगा? SN1 को फेवर करता है, और SN1 का मतलब टर्सरी, यानी टर्सरी में ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है,
टर्सरी का पहला पॉइंट है ये तो बनेगा ही बनेगा। तो सेकंड वाला, तो सेकंड एंड तो इसमें से फर्स्ट, देखो थर्ड वाला बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि प्राइमरी है, थर्ड वाला बिल्कुल नहीं। तो जहां पे भी थर्ड है उसे कैंसिल आउट कर दो, देखो जहां पे थर्ड है उसे कैंसिल आउट कर दो। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 1, ठीक है। ऑप्शन को देखो उसने घुमा दिया, क्वेश्चन को घुमा के दे दिया उसने, ठीक है। तो थर्ड वाला नहीं करेगा क्योंकि प्राइमरी है। प्राइमरी वाला किसको फेवर करता है, अभी हमने बताया था, प्राइमरी वाला SN2 को फेवर करता है। SN2 में रेशमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला तो हट गया। इन दोनों का होना चाहिए था लेकिन दोनों का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें केवल 1 है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो मुझे यस लिख दो, नहीं हो रहा है तो नो लिख दो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, हम यहाँ पे सारी वैरायटी को करेंगे ताकि आप जब एग्जाम दोगे तो आपको कोई भी अलग सा नहीं लगेगा, ठीक है। और उसको याद कर लो क्योंकि इससे अलावा नहीं आने के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसी को रिपीट करो विद रीजन। अब है 36 क्वेश्चन आंसर, सॉरी 34 क्वेश्चन आंसर। 34 में है साइनाइड एक्ट एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड बिल्कुल एम्बिडेंट होता है। एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, एम्बिडेंट का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके 2 डोनर एटम होते हैं। देखो ये C से भी डोनेट कर सकता है और ये N से भी डोनेट कर सकता है। जब ये C से डोनेट करता है तो बनाता है KCl यानी पोटेशियम साइनाइड, और जब ये N से डोनेट करता है तो ये बनाता है AgNC, इसे कहते हैं सिल्वर आइसोसाइनाइड। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। इसको मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर बाद में बताऊंगा। कि जब ये Ag से रिएक्शन करके बनाता है तो बनाता है आइसोसाइनाइड, और जब ये K से रिएक्शन करता है तो बनाता है कौन सा, ये बनाता है पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो इसमें से वो कहता है कि ये तो जल्दी टूट जाता है, ये जैसे आप वाटर में डालोगे जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा ही नहीं, AgCN टूटता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आगे मैं रिपीट करूंगा आपको, तो ध्यान रखना। Ag के साथ बनाता है NC आइसोसाइनाइड और K के साथ बनाता है KCN। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब ये एम्बिडेंट है, मतलब ये दोनों एटम इसके दोनों एटम से डोनेट कर सकता है। तो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन एसिडिक एक्वस मीडियम। तो आपको ये बताना है कौन सी चीज से पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एक्वस मीडियम में, ठीक है। पहला है इट हैज अ सेम स्ट्रेंथ फ्रॉम बोथ द एंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम N एंड, या फिर इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम C एंड। तो ये कहां से स्ट्रॉन्ग है आपको ये बताना है। 34 का आंसर है, कौन सा आपको इसमें से सही लग रहा है। 34 क्वेश्चन, ओके। यामिनी एंड अंबिका, और कोई आंसर? देखो विद रीजन आना चाहिए आपको, तब आप लोग मास्टरी आपको तभी आएगी परफेक्ट, जब आपको उसका रीजन भी पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके यामिनी, और इसके अलावा सुमित एंड हेमंत। आपसे बस देखो, आपसे बिल्कुल कंसंट्रेट कर लो टाइम को। आपको टारगेट बनाना है फुल और फुल का, ताकि आपका इसमें आ सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बाकी के क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे। तो इसीलिए आपके पास सबसे अच्छा चांस है। तो मैं आपको आंसर चलो बता देता हूँ। अंबिका ने इसका आंसर फिर से सही दिया है। देखो क्या होता है कि जो CN है, C और N, अब आप बोलोगे कि C जल्दी डोनेट करेगा या N जल्दी डोनेट करेगा। तो इसमें से हमने देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कंजूस कौन ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, कंजूस। तो इनमें से कंजूस कौन है ज्यादा, नाइट्रोजन कंजूस है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। तो ज्यादा कंजूस कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ज्यादा कंजूस है तो थोड़ी देगा वो इलेक्ट्रॉन अपने किसी को, ठीक है, देगा, लेकिन किसके कंपैरिजन में कम करेगा, कार्बन के कंपैरिजन में।
ठीक है, इसीलिए कार्बन होता है जो वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट करेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा कार्बन वाले एंड को, न कि नाइट्रोजन वाले एंड को। इसीलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका एक्यूरेट आंसर है। साइनाइड मैंने अभी आपको कहा कि सी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एन भी, लेकिन जल्दी से कौन डोनेट करेगा? जल्दी से वो डोनेट करेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। इसीलिए आया समझ में कि नहीं आया? तो डी इज द राइट आंसर। इसको याद कर लो। अब अगर नहीं आएगा उससे रीजन मुझे पूछो, फिर अब पेपर में आ गया फिर आप पछताओगे कि हमने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते। तो इसीलिए पूरा फोकस इसमें लगा दो इस समय, इसी को रिपीट कर दो बस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन उसने पूछ लिया है स्टीरियोकेमिस्ट्री से। इसमें देखो एक पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉलिड वेज। सॉलिड वेज का इसको देखो, ये है जो सॉलिड वेज होता है, इसका मतलब होता है अबव, अबव द प्लेन। अगर कोई भी चीज प्लेन के ऊपर रखी है तो उसको इस वर्ड से दिखाते हैं, इसे कहते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड वेज। ठीक है, और ये डार्क लाइन से होता है तो ये डार्क लाइन है, और जो ये डैश लाइन से होता है, ये डैश लाइन से होता है, तो जो डैश लाइन से होता है ये होता है डैश वेज, डैश वेज। इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। जब भी किसी भी चीज को 3D में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको सॉलिड और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक लाइन होती है, इसे कहते हैं लाइन। ये इसका मतलब होता है ऑन द प्लेन। अगर कोई भी प्लेन के ऊपर है तो इस लाइन से दिखाएंगे, प्लेन के नीचे है तो उसको डैश लाइन से, प्लेन के अबव है तो उसको सॉलिड वेज से शो करेंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसका मतलब। अब देखो आपके पास ये दिया हुआ था, अब उसने कहा मैंने इसको y से रिएक्शन करी तो y कहाँ आ गया? जहां पे देखो ये x है वहीं पे y आ गया। दूसरी चीज में फिर उसने रिएक्शन कराई y से, तो अब की बार क्या हुआ? y की डायरेक्शन चेंज हो गई, x यहाँ पे था, y इधर आ गया। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, अब ये आपको कंडीशन दे दी है, अब आपको इसका आंसर बताना है, कौन सा आंसर आपको सही लगेगा 35 का। बताओ जरा। रिटेंशन भी मैंने आपको बताया था और इन्वर्जन भी आपको बताया था। तो इसमें से ए क्या है, बी क्या है? व्हाट इज ए एंड बी? अच्छा, टर्म 1 2 3 कह दिया उसने। ये वाला 1 है, ये क्या है? ये वाला, अच्छा ये लिखा है 3 इसमें ना, यहाँ 3 लिखा है तो इसमें अच्छा ये सेकंड है, सेकंड वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है और थर्ड वाला ये है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? नहीं आया? अब देखो मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। देखो x यही है और y भी उसी साइड में आ गया, तो उसे कहते हैं रिटेंशन। क्योंकि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन कोई भी चेंज नहीं हुई, तो ये रिटेंशन हो गया। दूसरी कंडीशन में देखो x इस साइड था और y आ गया अपोजिट में, यानी इनवर्जन हो गया, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि सपोज एक डी फॉर्म है दूसरी एल फॉर्म है, तो इन दोनों का जो इक्विमोलर अमाउंट अगर मिक्सअप करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। और इस मिक्सचर को हम कहेंगे डी और एल फॉर्म को, डी एंड एल फॉर्म का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। डी और फॉर्म के मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन एंड रेसिमिक मिक्सचर इज दैट। समझ में आया? और इनवर्जन का मतलब क्या हुआ? इनवर्जन मतलब अपोजिट, तो ये अपोजिट चला गया। देखो x था किस साइड में आपके? आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में था, और यहाँ पे y कहाँ आ गया? राइट हैंड साइड में। तो इनवर्जन का मतलब अपोजिट हो गया, चेंज हो गया, चेंज होगा अपोजिट, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे।
36 में बताओ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में से कौन सा मैच कर रहा है किसके साथ? SN1 रिएक्शन, केमिकल इन फायर एक्सटिंग्विशर, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कालिडीन डाइहैलाइड एंड एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो ये किसके साथ मैच करेगा? टाइम अभी फिनिश होने वाला है, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। जैसे टाइम फिनिश होता है रिज्वाइन कर लो इसे। ओके अंबिका, और कोई आंसर? तो ये खत्म हो जाएगा अभी टाइम, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके यामिनी अंबिका, तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है लगभग।